जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। टारगेट जीएस विद रजत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और आज आपका होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 29, एक कदम सफलता की ओर। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी हो रही होगी, अच्छी चल रही होगी। बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, मुश्किल से आज से अगर काउंट करें तो 15 दिन आपके पास बच रहा है ना। अंतिम 15 दिनों में आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, उसके लिए भी मैं लाइव आऊँगा और मैं आपको उस पर चर्चा करूँगा, क्योंकि बहुत लोग का फ़ोन आ रहा है, सब बहुत कन्फ्यूजन है, क्या पढ़ें, किसे छोड़ें, किसे पढ़ें या फिर कैसे पढ़ें। बात जायज़ है, जब आप इतनी बड़ी परीक्षा में शामिल होने जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है एक प्रॉब्लम होती है, एक मन में संशय रहता है कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन यकीन मानिए, यदि अंतिम 15 दिन आप अपने नफ्स को कंट्रोल में कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप अपना बेस्ट देंगे 17-18 फरवरी को, है ना। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। आज 29वां सेशन आपका होगा और इसके बाद कल सुबह जो है आपका इस सेशन का या कहिए इस सीरीज का सबसे अंतिम वीडियो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 30, है ना। और कल ही शाम से 8 बजे से जो है आप लोग की मांग पर करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी ली जाएगी और ऐसे ही ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे और एक्सप्लेनेशन आपका होगा। उसका भी एक फेयर नोट्स आप बनाइएगा और यह सीरीज आपकी परीक्षा के दिन तक चलेगी, जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पहुंच जाते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 11 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपको दिया गया है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन किस जिले में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है ना। आलू निर्यात जोन किस जिले में स्थित है? फर्रुखाबाद है, मेरठ है, आगरा है या फिर लखनऊ है। देखिए, अगर आलू निर्यात जोन की बात करिएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह तो आपका होगा आगरा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका होने जा रहा है राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला आलू उत्पादन के लिए फेमस है, तब उत्तर आपका बदल जाएगा, तब हो जाएगा आपका फर्रुखाबाद। और अगर आपसे पूछ दे कि प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तब भी उत्तर आपका चेंज होगा और वह आपका हो जाएगा मेरठ, है ना। तो ये तीन चीज़ें, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और तीनों में कन्फ्यूजन होती है। फिलहाल यहाँ प्रश्न पूछा गया था आलू निर्यात जोन कहाँ पे है, उत्तर आपका आगरा होगा। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मेरठ बता दीजिएगा। और आलू उत्पादन के लिए फेमस कौन सा जिला है, फर्रुखाबाद। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है ना। चलिएगा, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका दिया गया यूपी स्पेशल का यह क्वेश्चन भी होगा। निम्नलिखित में से कौन लखनऊ जिले से स्पर्श नहीं करता है? 4 जिलों का नाम आपको दिया गया है और पूछा गया है कौन सा जिला लखनऊ से स्पर्श नहीं करता है। हरदोई दिया है, उन्नाव दिया है, बलिया दिया है और सीतापुर दिया है ना। कौन लखनऊ से स्पर्श नहीं करता है? हरदोई, उन्नाव, बलिया या फिर सीतापुर। और मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, क्योंकि ये जो आपके 3 ज़िले हैं ना, चाहे वह हरदोई हो, चाहे उन्नाव हो और चाहे आपका सीतापुर हो, ये तीनों के तीनों ज़िले आपके जो है अवध में आते हैं, है ना। और तीनों ज़िले लखनऊ को स्पर्श करेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, चूँकि बलिया जो है प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, पूर्वांचल में आता है, तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बलिया राइट हो जाएगा, है ना। चलिएगा, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन, और इसको अगर देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है ना। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? टिटिकाका झील, बोलिविया, पेरू दिया है। एक तरफ झील का नाम दिया है और एक तरफ उसकी लोकेशन दिया गया है। कौन सुमेलित नहीं है? 3 सही है, 1 गलत है। कौन गलत है आपको बताना है। टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में पड़ती है और ये बोलिविया, पेरू की सीमा पर स्थित है। यह झील तो आपकी पूरी तरह से सुमेलित है और यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौका गम्य झील है। उर्मिया झील ये ईरान में पड़ती है, बिल्कुल 100% सुमेलित है। ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बियर्ड झील, अथाबास्का और विनिपेग, ये 4 झीलें आपको मैंने कनाडा में बताई हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह रेंडियर झील है। रेंडियर झील यहाँ पे रूस दिया है और रेंडियर झील रूस में नहीं है बल्कि कनाडा में पड़ती है ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट। आज के सेशन का यहाँ पे
चौथा क्वेश्चन है, एक पेज पे क्वेश्चन आ गया है, एक पेज पर ऑप्शन आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में विभिन्न शहरों में मेट्रो चलाने का निर्णय लिया है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में विभिन्न शहरों में मेट्रो चलाने का निर्णय लिया है। इन शहरों में कौन शामिल नहीं है, यह आपसे पूछा गया है ना। कई शहरों में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि यहाँ पे मेट्रो रेल परियोजना शुरू की जाएगी। उसमें कौन शामिल नहीं है, ऑप्शन आप देखिएगा, कानपुर है, आगरा है, बरेली है या फिर वाराणसी है। तो तथाकथित जो आपका जब ये प्रश्न आपका रहा होगा पेपर में, उस समय के अनुसार जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सी सही। बरेली में आपका मेट्रो का कोई योजना नहीं है। कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज है ना, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर मेट्रो रेल बिछाई जाएगी। चलिएगा प्रश्न संख्या अगर हम यहाँ बात करेंगे 5वें का, निम्नलिखित में से कौन शरीर में भंडारित नहीं होता है। कौन शरीर में भंडारित नहीं होता है, नीचे 4 ऑप्शन आपको दिया गया विटामिन के रूप में। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, विटामिन सी दिया है, विटामिन ए दिया है, विटामिन ई दिया है या फिर विटामिन बी दिया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी होगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ज़्यादा गर्म करेंगे इसकी गुणवत्ता नष्ट हो जाती है और साथ ही साथ यह विटामिन जो है घाव भरने में सहायक होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका क्या है, नाम है ना। विटामिन ए रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। कमी से क्या होगा तो बताइएगा, रतौंधी होता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा हरे सब्जियों में पाया जाता है। यकृत में यह विटामिन आपका संचित होता है। विटामिन ई की बात कर लीजिए, टोकोफेरॉल, इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ जो है ये जो है इसकी कमी से बंध्याकरण होता है। विटामिन बी थायमिन कहिएगा, कमी से बेरी होगा और ये जो है आपका दालों में पाया जाता है। चलिएगा प्रश्न संख्या 6 की बात कर लीजिए। अफीम की प्राप्ति होती है, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया पेपर, परेशान मत होइएगा, क्वेश्चन आंसर आप देखते जाइए। अफीम की प्राप्ति होती है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके हुए फल के लैक्टस से या फिर पके हुए लैक्टस से, है ना। अफीम की प्राप्ति कैसे होती है, तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन होगा यहाँ पे सी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट। बिना पके हुए फल के लैक्टस से जो है आपका अफीम आपका मिलता है। और अफीम की खेती के लिए आपका प्रदेश का गाजीपुर शहर जाना जाता है। आज के सेशन का 29वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम दिया है, हीमोग्लोबिन आयरन दिया है, खाने का नमक सोडियम दिया है और कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम दिया है। कपड़े धोने का जो सोडा होता है वह सोडियम कार्बोनेट होता है और यहाँ पे जो है आपका उत्तर डी हो जाएगा, यह आपका सम्मिलित नहीं है। बाकी हीमोग्लोबिन, आयरन, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम है ना, और एक आप खाने का नमक आपका जो है सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिएगा आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सर्वाधिक प्रभावी होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सर्वाधिक प्रभावी होता है। यहाँ पे लाल रंग दिया है, नीला दिया है, हरा दिया है या फिर बैंगनी दिया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट, लाल रंग, है ना। चलिएगा आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट नंबर 29। देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और दिए गए कोट का सही उत्तर आपको देना है ना। एक तरफ बांध का नाम दिया है और एक तरफ नदियों का नाम दिया है। मैंने आपको बांध पढ़ाया है, खूब पढ़ाया है और इस प्रश्न का उत्तर भी आप गलत करने वाले नहीं हैं, है ना। पूछा जाए मैटूर बांध कहाँ है। मैटूर बांध की जो लोकेशन है वो पड़ती है तमिलनाडु में। मैटूर बांध आपका तमिलनाडु में है और ये किस नदी पे है, तो आप कहेंगे कावेरी नदी पर। अलमाटी बांध ये पड़ता है कर्नाटक में, यानी इसका हो जाएगा 3 और किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है और किस नदी पे है, तो आप बताएंगे चंबल नदी पे, 2 हो जाएगा। और रणजीत सागर बांध आपका पंजाब में है, रावी नदी पर, 1 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1, 43, 21 आपका सिनेरियो यहाँ पे निकल के आ रहा है और निश्चित रूप से ये आपका सही है। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, है ना। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट में जा रहा है। आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन दिया गया है। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। ये रहा आपका आधा रास्ता तय हो गया आज के सीज़न का। 10 क्वेश्चन अभी और बाकी हैं।
चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। चलिए, महात्मा गांधी, देखिए इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक आपसे पूछे गए हैं। महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, अबुल कलाम आज़ाद है, या फिर APJ अब्दुल कलाम है ना। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक जो आपके हैं, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे आपका राइट, अबुल कलाम आज़ाद। और अगर इनकी बात करिएगा तो यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, और साथ ही साथ 1940 से लेकर 1946 तक है ना, 6 वर्षों तक जो है लगातार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ये भी आपसे फैक्ट पूछा जाता है, और इन्हीं के द्वारा जो है अल हिबाब और अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है ना। APJ अब्दुल कलाम आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, और एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने कह लीजिएगा मिसाइल मैन के रूप में इनको जाना जाता है, और साथ ही साथ इनकी एक रचना बहुत ही फेमस है, पूछी जाती है, विंग्स ऑफ फायर है ना, अग्नि की उड़ान। विंग्स ऑफ फायर याद रखिएगा, मिशन 2020 याद रखिएगा, इग्नाइटेड माइंड से याद रखिएगा। ये जो है APJ अब्दुल कलाम की किताब है। यंग इंडिया महात्मा गांधी से रिलेटेड है, और भगत सिंह आपके क्रांतिकारी क्षेत्र से। चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति जो है वह किसमें निहित होती है, यह आपसे पूछा गया है। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति किसमें निहित है? लोकसभा में, प्रधानमंत्री में, सुप्रीम कोर्ट में, या फिर संसद में, है ना। देखिए किसमें निहित है, तो ऑप्शन होगा यहाँ पे राइट डी, संसद की सहमति से ही जो है किसी राज्य की सीमा का परिवर्तन किया जा सकता है। और आपको मालूम होगा आर्टिकल जो आपका है 3, अनुच्छेद 3 के तहत जो है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण संसद की शक्ति आपको प्रदान करती है ना। प्रश्न संख्या 12 की बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप कैग के नाम से जानते हैं, की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद आपसे पूछा गया है, और आसानी से आप इसका उत्तर देने में समर्थ भी होंगे। अनुच्छेद 148 आपका यहाँ पे होगा उत्तर सही, ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, जिसे आप CAG यानी कैग के नाम से भी जानते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भारत के वर्तमान कैग कौन है, आपको बताना होगा। अनुच्छेद 123 ये जो है राष्ट्रपति संबंधित है, अध्यादेश इसके तहत राष्ट्रपति जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, और 226 संभवतः आपका क्या है, राज्य की जो सर्वोच्च न्यायपालिका हाईकोर्ट होता है उसके तहत जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात होती है। चलिएगा 13वां की अगर बात कर लीजिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड का सही उत्तर आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। एक तरफ लोकगीत दिया गया है और दूसरी तरफ सूची 2 में आपका जिला दिया गया है। कौन सा लोकगीत किस जिले से बिलोंग करता है आपको बताना है। आसानी से आप बता लेंगे, मैंने आपको पढ़ाया है, अच्छे से बताया है, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको होनी नहीं चाहिए। देखिए बिरहा पूर्वांचल में है, इन चारों में पूर्वांचल कौन सा जिला है, तो बिरहा आपका बलिया हो जाएगा, बलिया पूर्वांचल का जिला हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 4। कजरी मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, कजरी को लगा दीजिएगा मिर्ज़ापुर से। आल्हा बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड का कौन सा जिला है, तो यहाँ पे आपको महोबा दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड का, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। और रसिया पश्चिमी यूपी से है, पश्चिमी यूपी का जिला कौन सा है, मथुरा है। 43-21 यहाँ पे सिनेरियो आपका निकल के आ रहा है, 4-3-2-1 आपका निकल के आ रहा है, और निश्चित रूप से उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी राइट, है ना। कितना आसान है, कितना आसान है, एक क्वेश्चन आएगा जरूर। लोक कला, लोकगीत, नृत्य, यहाँ से प्रश्न आपका आना चाहिए, है ना। चलिएगा आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है, यह आपसे पूछा गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 312 या फिर 315, है ना। प्रश्न का उत्तर फिर चारों अनुच्छेद की व्याख्या। अनुच्छेद 312 IAS हो गया, IPS हो गया, जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं वह
312 के तहत आपकी आएंगी। अनुच्छेद 368 की बात करिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है, वो यहाँ पे आपका हो जाएगा। 324 भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग आपका है। और 315 की बात करिएगा, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग जो है वह 315 के तहत आपके आते हैं, है ना। तो ये चारों अनुच्छेद की व्याख्या, 4 में से एक अनुच्छेद आपको मिलना चाहिए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। उमेश चंद्र बनर्जी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ए.ओ. ह्यूम हैं या फजलुल खान हैं। देखिए पहले अध्यक्ष की बात करेंगे तब तो उत्तर आपका हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी थे। 1885 में पहला अधिवेशन होता है बम्बई की गोकुलदास तेजपाल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में और इनको अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। यहाँ पे सचिव की बात हो रही है, महासचिव कौन थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। यह इसके संस्थापक भी थे, एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे और इनको शिमला का संत भी कहा जाता है ना। आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। मूल संविधान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। जब संविधान बन के तैयार हुआ था, जब अंगीकार किया गया था, तो उस समय मूल कर्तव्य कितने थे ये आपसे पूछा गया है। 10 दिया है, 11 दिया है, 7 दिया है या फिर इनमें से कोई नहीं। बेसिक की बात हो रही है और आपके दिमाग में चल रहा होगा 10, तो अगर आप 10 लगाते हैं तो गलत होगा। अगर आप 11 लगाते हैं तब भी गलत होगा, क्योंकि मूल संविधान जब स्वीकार किया गया था उसमें एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। 0 थे, है ना, 0 आपके थे क्या, मूल कर्तव्य थे। इसको आपको ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 42वां अमेंडमेंट याद रखिएगा, जो कि 42वां संशोधन याद रखिएगा 1976 में होता है, 1976 में होता है। और इसी में भाग 4 क, है ना, भाग 4 क जोड़ा जाता है और अनुच्छेद 51 क जोड़ा जाता है। याद रखिएगा 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाता है ना। 86वां संशोधन आपका होता है 2002 में और 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। ये भी आपको ध्यान देना होगा। चलिएगा 17वां क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दिया गया है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। 18 दिया है, 20 दिया है, 14 दिया है या फिर 28 दिया है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है, उत्तर आपका हो जाएगा 18। बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है, 18 बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कितने नेशनल पार्क हैं, 107 राष्ट्रीय उद्यान बताइएगा। कितने अभ्यारण्य हैं, 593 अभ्यारण्य आपके हैं। कितने हाथी रिजर्व क्षेत्र हैं, तो 32 हाथी रिजर्व क्षेत्र हैं। और कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आप बताएंगे 56 टाइगर रिजर्व हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, इन सब को आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है ना। आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन, तलचर कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है ना। तलचर कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो तलचर की बात करिएगा, उड़ीसा में पड़ता है। और अगर आपसे बेसिन पूछ देता किस नदी बेसिन में स्थित होगा, तो महानदी बेसिन आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पतरातू तापीय ऊर्जा के लिए दिया है, झाकरी जल विद्युत आपका है, कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा है और कोरबा आपका पवन ऊर्जा है ना। देखिए एक तरफ परियोजनाएं दिया है और एक तरफ दिया है कि उसका ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नाथपा झाकरी परियोजना मैंने आपको पढ़ाया है, हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलज नदी पे है, तो जल विद्युत की हो जाएगी। कलपक्कम आप हमेशा पढ़ते आए हैं, ये नाभिकीय ऊर्जा संबंधित तमिलनाडु में है। पतरातू आपका झारखंड में पड़ता है और ये तापीय ऊर्जा हो जाएगी, कोयला चलने वाली। यहाँ पे जो आपका है कोरबा, यहाँ पे पवन दिया है, ये जो है गलत होगा। कोरबा भी आपका तापीय ऊर्जा संयंत्र है और ये कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में इसकी लोकेशन होगी, ठीक है ना। डी आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सेल क्रम में लौह अयस्क के समृद्ध भंडार पाए जाते हैं।
किस शैल क्रम में लौह अयस्क के समृद्ध भंडार पाया जाता है? धातु किस में पाई जाती है? विंध्यन क्रम दिया है, कुडप्पा दिया है, गोंडवाना दिया है और धारवाड़ दिया है। जितनी भी धातुएं हैं, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे लोहा हो, कुछ भी हो धातु, वो सब कहाँ पाया जाएगा? ध से धातु याद रखिएगा, ध से धारवाड़ याद रखिएगा। लोहा एक धातु है, धारवाड़ आपका उत्तर सही होगा, है ना। विंध्यन क्रम में जो चूना पत्थर है, संगमरमर है, ये आपको मिलेगा और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आपका मिलता है कोयला, है ना। तो ये रहा आज का बेहतरीन सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपने इसका प्रॉपर नोट्स तैयार किया होगा। बढ़िया से सुंदर सा एक नोट्स बनाइएगा। निश्चित रूप से जो है यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है परीक्षा की दृष्टि से। 10 दिन का समय बचेगा, उसको रिवाइज करना शुरू करिएगा, देखिएगा आपको इस नोट से फ़ायदा होने वाला है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल पुनः सुबह 6 बजे।